हेलो एवरीवन। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष की कहानी सारा विश्व देख रहा है। कौन है इस इजराइल और हमास के संघर्ष के पीछे? किन लोगों को इसका लाभ हो रहा है? और ये तेल का खेल क्या है? इससे किन किन पक्षों को आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बिना कारण के इस संसार में कोई कार्य संपादित नहीं होता है। यह संघर्ष है, यह खूनी संघर्ष है, तो इसके जारी रहने में और इसके बंद होने में किनका फायदा और किनका नुकसान है, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम इजराइल और फिलिस्तीन की एक पृष्ठभूमि देखते हैं। इजराइल एक यहूदी देश है और इस यहूदी देश की शुरुआत 20वीं सेंचुरी के आसपास, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हम लोगों को दिखती है। 1897 के आसपास हम लोग फिलिस्तीन में और फिलिस्तीन के आसपास के क्षेत्रों में यहूदियों की उपस्थिति का आभास पाते हैं। यहूदी अपने पैगंबर के रूप में इब्राहिम या अब्राहम को मानते हैं। ये वही इब्राहिम या अब्राहम हैं जिनको मुसलमान भी मानते हैं और जिनको ईसाई भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि तीनों एकेश्वरवादी धर्मों के एक पितामह की तीनों संतानें आज संघर्षरत हैं। एक जगह है फिलिस्तीन में यरूशलेम। यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। यरूशलेम में मुसलमानों की प्रसिद्ध अल-अक्सा मस्जिद है, तो दूसरी ओर वहां पर ईसाइयों का प्रसिद्ध चर्च, क्योंकि यहां पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, और साथ ही साथ यहां पर यहूदियों की पवित्र पश्चिमी दीवार भी स्थित है। इसी यरूशलेम को लेकर ये फिलिस्तीनी और अरब कंट्री के लोग अर्थात यहूदी और मुसलमान लंबे समय से संघर्षरत हैं। और भी दूसरे स्थानीय कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक लगातार बना हुआ कारण है वो इन स्थलों पर, यरूशलेम के स्थलों पर धार्मिक कब्जेदारी को लेकर है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं, इजराइल वास्तव में एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर के समानांतर भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है, दक्षिण में मिस्र है, और एक लंबी पट्टी के रूप में भूमध्य सागर की सीमा के समानांतर फैला हुआ देश है। इजराइल के खिलाफ अरब के सभी देश लामबंद होकर लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से कुशल होने के कारण इजराइल अकेले ही सभी अरब देशों का मुकाबला करता है। और साथियों, मुकाबला ही नहीं करता है, उसने सभी मौकों पर अरब की संयुक्त सेनाओं को परास्त करके अपने शौर्य का परिचय दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि यहूदियों की शुरुआत क्या है, यहूदियों की पृष्ठभूमि क्या है। तो यहूदियों की पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं कि 1897 के आसपास फिलिस्तीन में अरबों के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा यहूदियों का उत्पीड़न होता है। तो इस उत्पीड़न से निजात पाने के लिए यहूदी दो तरह के रास्ते अपनाते हैं। एक तरह के यहूदी तो यहां से पलायन करके यूरोप की तरफ जाने लगते हैं, यूरोप के विभिन्न देशों में चले जाते हैं। दूसरे यहूदी वहीं पर रहते हैं, जायोनी नामक एक संगठन बनाते हैं और स्थानीय अरब के लोगों से जमकर मुकाबला करते हैं और जीत दर्ज करते हैं। यहूदियों के इस जायोनी नामक संगठन ने फिलिस्तीन या अरब देशों के खिलाफ संघर्ष में जीत दर्ज की और इस जीत के बाद ही इजराइल की स्थापना की। और जीत के बाद ही यहूदियों ने अंतरराष्ट्रीय जायोनी संगठन का नामकरण किया। यह संगठन यहूदियों की सुरक्षा करता है, यहूदियों को अरबों के खिलाफ संघर्ष में सहायता प्रदान करता है। आगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम लोग साइक्स-पिकोट के नाम से जानते हैं। साइक्स-पिकोट नामक समझौते के द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में मिड ईस्ट एशिया के क्षेत्र का बंटवारा होता है, और इस बंटवारे में फिलिस्तीन ब्रिटेन के खाते में आता है। और ब्रिटेन में तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर फिलिस्तीन को यहूदी मातृभूमि के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव के कारण धीरे धीरे करके जो यहूदियों का गमन है या यहूदियों की वापसी है फिलिस्तीन की ओर होने लगती है। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिलिस्तीन धार्मिक रूप से
तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है और तीनों धर्मों में इसकी बराबर की मान्यता है। तीनों धर्म इसे पवित्र मानते हैं और तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फिलिस्तीनियों के संघर्ष में विजित होने के बाद यहूदियों ने धीरे धीरे करके यूरोप से वापस अपने देश को बनाने के लिए अपना रुख फिलिस्तीन की ओर किया। जैसे जैसे ये फिलिस्तीन की ओर आते गए, वैसे वैसे फिलिस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ती गई और ये तादाद 1930s के बाद, 1930 के बाद जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना और होलोकास्ट जैसी दुर्दांत घटनाओं के बाद और तेज हो गई। हम सब लोग हिटलर के बारे में जानते हैं और उसका यहूदियों के खिलाफ नफरत, उसकी यहूदियों के खिलाफ नफरत से हम लोग खासा परिचित हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इतिहास ने वो काला दौर देखा है जिसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या की जाती है, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल होते हैं। इस होलोकास्ट के बाद लगभग जर्मनी के सारे यहूदी और तमाम दूसरे यूरोप देशों के यहूदी वापस फिलिस्तीन की ओर आते हैं और फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र देश की मांग करते हैं। यही उनका अरबों के साथ संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। अरब देश के लोग जो अपने पहले से भूभाग पर रह रहे होते हैं, वो आने वाले यहूदियों का विरोध करते हैं और यही वजह अरब और इजराइल के बीच में लंबे संघर्ष को जन्म देती है। इस संघर्ष को गहराता देख इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन 1947 में यूएनओ को एक प्रस्ताव भेजता है। यूएनओ उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने का सुझाव देता है और एक भाग पर इजराइल को काबिज रहने की सलाह देता है और दूसरे भाग को फिलिस्तीन को सौंपे जाने की सलाह देता है या प्रस्ताव देता है। यूएनओ के इस निर्णय से यहूदी तो खुश होते हैं और इजराइल की स्थापना की घोषणा करते हैं, जबकि अरबिक कंट्रीज के लोग इससे नाखुश होते हैं और यहूदियों के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हैं और वो लगातार यहूदियों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने की कसम लेते हैं। ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं हटा लेता है। इधर जैसे ही ब्रिटेन अपनी सेनाएं हटाता है, अरब के 4 देश मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही कड़ा संघर्ष होता है, लेकिन बहुत कड़े संघर्ष के बाद इजराइल चारों देशों की संयुक्त सेना को परास्त कर देता है और इस संघर्ष के बाद इजराइल यरूशलेम के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लेता है और उसे अपनी राजधानी घोषित करता है। वहीं यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है, जिस पर जॉर्डन का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध के बाद इजराइल विस्तारवादी नीति को अपनाता है और उसकी सेनाएं लगातार पूर्वी यरूशलेम यानी कि जॉर्डन के कब्जे वाले यरूशलेम के हिस्से पर लगातार सैन्य अभियान करती हैं और 1980 में वो एक कानून बनाकर पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में घोषित कर देता है। इस तरह से 1948 से 49 तक लड़े गए इस युद्ध में दोनों तरफ के पक्षों की भारी जानमाल की क्षति होती है, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है। फिर इसी के क्रम में हम लोग इस संघर्ष के बाद एक पीएलओ नामक संगठन का उदय देखते हैं। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उदय भी देखा जाता है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, इस संगठन का उदय होता है जो फिलिस्तीन को यहूदियों से मुक्त कराने के लिए लगातार संघर्षरत रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1967 में दूसरा संघर्ष होता है। 1967 में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन मिलकर फिर से हमला करते हैं। इस बार ये तीनों देश पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन इजराइल जो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है, दूसरी बार भी तीनों देशों की संयुक्त सेनाओं को परास्त करता है। और इस बार परास्त ही नहीं करता है, इस बार तो वो उन तीनों देशों के महत्वपूर्ण हिस्सों पर भी कब्जा कर लेता है। जैसे मिस्र के सनाई और गाजा पट्टी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और सीरिया की गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लेता है और जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से जो तीनों संयुक्त सेनाएं थीं, उन तीनों देशों की सेनाओं को परास्त करने के बाद उन तीनों देशों के कुछ न कुछ हिस्सों पर वो कब्जा कर लेता है। आगे चलकर 1979 के बाद मिस्र और इजराइल में एक समझौता होता है। इस समझौते के द्वारा इजराइल मिस्र को उसका सनाई प्रायद्वीप वापस कर देता है और बदले में
मिस्र उसको स्वतंत्र देश की संज्ञा देता है। इस तरह से इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान देने वाला या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन जाता है। इसी क्रम में हम लोग दो और संगठनों का उदय देखते हैं। इजराइल के खिलाफ अरबिक कंट्रीज का या फिलिस्तीन का लगातार संघर्ष जारी रहता है और कुछ ना कुछ संगठन सामने आते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। इसी प्रतिक्रियावादी दौर में दो नए संगठनों का उदय होता है। एक है हमास और दूसरा है फतह। ये दोनों संगठन इजराइल के खिलाफ, एक वेस्ट बैंक से और दूसरा गाजा पट्टी से ऑपरेट कर रहा है। तो जो हमास है वो 1987 में स्थापित हुआ एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य जिहाद के द्वारा, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के द्वारा, जिसका उद्देश्य इजराइल में आतंकवाद फैलाकर उसे कमजोर करके ज्यादा से ज्यादा भूभागों पर अपना कब्जा करना है और इजराइल को सीमित करना है। हमास अपने इस कार्यक्रम में आतंकवाद का सहारा लेता है और आतंकवाद के द्वारा ही वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है और यहूदियों को यहां से खदेड़ देना चाहता है। हमास ओस्लो शांति समझौते के द्वारा सुझाए गए दो राष्ट्र के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी सुझाए गए किसी भी प्रस्ताव पर अमलदराजी के पक्ष में नहीं रहता है। वो फिलिस्तीन के संपूर्ण क्षेत्र पर दावा करता है और यहां से यहूदियों को भगाने की बात करता है। दूसरी ओर जो फतह नामक संगठन है वो भी इस्लामिक संगठन है, लेकिन उसकी कार्यशैली हमास के थोड़ा सा अलग है। जैसा हमास आतंकवाद में विश्वास करता है, फतह नामक जो संगठन है वो वार्तालाप के द्वारा या शांति पूर्वक तरीके से इस समस्या का समाधान खोजना चाहता है। वो ओस्लो समझौतों को भी या यूएनओ के समझौते को भी, प्रस्ताव को भी मानने के लिए तैयार है और दो राष्ट्र के सिद्धांत पर अमल करने के पक्ष में है। तो इस तरह से जो दो संगठन 1987 के बाद आते हैं अस्तित्व में, एक हमास और फतह, ये दोनों वो महत्वपूर्ण संगठन हैं जो वर्तमान समय में लगातार इजराइल के खिलाफ मूवमेंट चलाए हुए हैं। अब इसी संघर्ष के दौरान हम दो इंतिफादा भी देखते हैं। इजराइल इंतिफादा उन विद्रोहों को कहता है जो विद्रोह फिलिस्तीन के द्वारा किए जाते हैं। तो फिलिस्तीन के द्वारा किए गए विद्रोहों को इजराइल इंतिफादा कहता है। पहला इंतिफादा 1987 से लेकर 1993 तक होता है। पहले इंतिफादा में इजराइल के अंदर भारी नुकसान करता है। पहले इंतिफादा के दौरान आतंकवादी संगठनों के द्वारा इजराइल के अंदर भारी उत्पात किया जाता है और भारी नुकसान किया जाता है, और इसकी मध्यस्थता करते हुए रूस और अमेरिका दोनों के बीच में ओस्लो शांति समझौता स्थापित करते हैं। ओस्लो शांति समझौते के द्वारा दोनों को दो अलग अलग राष्ट्र में स्थापित किए जाने की बात कही जाती है। फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में बांटकर दो राष्ट्र बनाए जाने की बात कही जाती है। एक हिस्सा इजराइल को दिए जाने की बात कही जाती है, वहीं दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनी मुसलमानों को दिए जाने की बात कही जाती है। ओस्लो शांति समझौते को खुद इजराइल ही नकार देता है। इजराइल किसी भी पक्ष से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं होता। हालांकि ओस्लो शांति समझौते में या ओस्लो समझौते में यह कहा जाता है कि इजराइल को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों पर अपने आधिपत्य को त्यागना पड़ेगा और वहां फिलिस्तीन के स्वायत्त शासन को मान्यता देनी पड़ेगी, लेकिन इस बात को लेकर इजराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इसलिए ओस्लो शांति समझौता आज तक पूर्णतः लागू नहीं हो सका। इस कारण दोनों देशों में आज भी संघर्ष, दोनों देशों के बीच में लगातार संघर्ष होते रहे। हमास के कट्टरपंथी रवैये के चलते हुए दूसरा इंतिफादा 2000 में हुआ, जो 2005 तक चला। इजराइल फिलिस्तीन के किसी भी हिस्से पर, वो चाहे वेस्ट बैंक हो और चाहे वो गाजा पट्टी हो, दोनों ही स्थानों पर अपने आधिपत्य को त्यागने के पक्ष में नहीं रहा। तो इसलिए हमास ने भी अपनी चरमपंथिता का परिचय देते हुए लगातार इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और दूसरा इंतिफादा लगभग 5 साल चला।
दूसरे इंतिफादा में भी इजराइल में काफ़ी उत्पात मचाया गया, इजराइल के अंदर भारी मारकाट हुई और इजराइल ने दूसरे इंतिफादा के बाद एक वेस्ट बैंक बैरियर को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। वेस्ट बैंक बैरियर का मतलब यह है कि जो इस्लामिक बस्तियां हैं, यानी जो पैलेस्टीनियन बस्तियां हैं और जो यहूदी बस्तियां हैं, उनके बीच में एक बैरिकेड बनाने की बात की, ताकि फिलिस्तीनियों के द्वारा हुए हमले में यहूदियों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके या उनके सुरक्षा के लिए कुछ योजना बनाई जा सके। ये दो इंतिफादा और दोनों इंतिफादा इजराइल के खिलाफ लगातार पैलेस्टीनियन संघर्ष की कहानी है, जिसमें यहूदी संघर्ष और मुस्लिम संघर्ष साथ साथ होते रहे। वर्तमान में अभी 2021 में भी 11 दिन का लगातार दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। लगातार दोनों देशों में गोलीबारी, मोर्टार, रॉकेट दागे जाते रहे, दोनों तरफ की जनता मारी जाती रही, दोनों तरफ सैनिक अभियान चलते रहे। अभी हाल फिलहाल में 2021 में इजरायली सैनिकों ने यरूशलेम में स्थित मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया और फिर से दोनों गुटों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना जैसी ही एक पवित्र मस्जिद है, जो उनके धार्मिक प्रतीकों में से एक है। इसलिए यह शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई। इजरायली सैनिकों के हमले के कारण फिर से एक बार इनका संघर्ष उग्र हो गया और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 7 अक्टूबर 2023 में फिर से हमास के द्वारा गाजा पट्टी की तरफ से 20 मिनट में लगभग इजराइल ने वापस लगातार भीषण प्रतिक्रिया करते हुए हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ दी और ये खूनी संघर्ष आज भी जारी है। दोस्तों, यहां ये बात याद रखनी है कि यूनेस्को ने भी अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसने कहा कि यहूदी धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का चिन्ह अल अक्सा से प्राप्त नहीं होता, लिहाजा यहूदियों का अल अक्सा पर दावा खारिज किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इजरायली सेना ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया, उसे अरब देशों ने अपने धर्म पर हमले के रूप में देखा और उसकी प्रतिक्रिया की। अब यहां इस संघर्ष में हम लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन के पक्ष क्या कहते हैं, किन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, इनका पिक्चराइजेशन कर लेना चाहिए। अगर हम फिलिस्तीन के पक्ष से देखें तो फिलिस्तीन आज की डेट में कुछ मांगों को पूरा करना चाहता है। जैसे जो उसके शरणार्थियों की स्थिति 1948 से पहले थी, तो जो 1948 के बाद बेघर हुए फिलिस्तीनी थे, उनको वापस उन्हीं जगहों पर स्थापित किया जाए जहां उनकी स्थिति 1948 से पहले थी। फिलिस्तीनी यह भी चाहते हैं कि अगर पश्चिमी जो हिस्सा है यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा भले ही इजराइल को दे दिया जाए, लेकिन पूर्वी हिस्सा चूंकि उनके लिए भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को सौंपा जाए और फिलिस्तीन का आधिपत्य स्वीकार किया जाए। तो ये दो प्रमुख मांगे तो फिलिस्तीन की तरफ से हैं। दूसरी ओर से इजराइल ये चाहता है कि संपूर्ण यरूशलेम पर उसका अधिकार हो और संपूर्ण यरूशलेम को उसकी राजधानी के रूप में उसे मान्यता दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे। अभी हाल फिलहाल यह जो इजराइल की राजधानी है वो तेल अवीव है, लेकिन भविष्य में वो चाहता है कि विश्व की जो भी सिविक कम्युनिटी है वो इजराइल की राजधानी यरूशलेम के रूप में जाने। इस तरह से इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मान्यता दोनों दिलवाना चाहता है। तो ये तो दोनों पक्षों की मांगे हो गई। इन दोनों पक्षों की अपनी अपनी मांग और अपनी अपनी मान्यताओं के बीच में विश्व कम्युनिटी और भारत की क्या स्थिति है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 1992 से पहले फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है और उसने पीएलओ को भी, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार मान्यता दी और पहली बार मान्यता देने वाला वो गैर अरबिक कंट्री था। उसने फिलिस्तीन को भी 1988 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की, लेकिन 1992 से उसके रिश्ते इजराइल के साथ लगातार अच्छे हो रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में इजराइल के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कई आर्थिक फोरम्स पर भारत और इजराइल एक साथ काम कर रहे हैं और इस संघर्ष का अंत क्या होगा, इस संघर्ष की अंतिम परिणति क्या होगी, इसके क्या परिणाम आएंगे,
ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन दुनिया की बौद्धिक कम्युनिटी को, दुनिया की सिविक कम्युनिटी को जरूर इस मामले में दखल देना चाहिए और इन दोनों देशों के बीच में चल रहे इस संघर्ष को विराम की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में हो रहे संघर्ष से सेना और सेना के जवानों को तो नुकसान हो ही रहा है, वो भोली भाली जनता जिसका किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, उसका भारी नुकसान हो रहा है। उसकी जिंदगी लगातार संकट में बनी हुई है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग अनाथ हुए हैं। बहुत ऐसी स्थिति में विश्व कम्युनिटी को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के इस संघर्ष को विराम की ओर ले जाने के लिए आपस में बात करनी चाहिए और गुटबंदी से निकलकर इस खूनी संघर्ष को एक मुकाम तक, एक अच्छे परिणाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जितने भी विश्व के बौद्धिक देश हैं और विश्व की तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को मानवता की रक्षा के लिए इन दोनों देशों के सदियों पुराने संघर्ष को अब विराम की ओर ले जाना चाहिए।